BTTH नोवेल के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमें जानने को मिलेगा एक नई हेवनली फिल्म के बारे में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब पिछले एपिसोड में जियान की टोली पहुंच गई थी जियान अकेडमी में, जहाँ पे जियान सबसे पहले विजिट करता है अपने पान गेट को। अब ऑफ कोर्स बीच में 2-3 सीन्स भी क्रिएट हो गए थे, लेकिन जब शाओमी की एंट्री होती है तो जियान को सब कोई पहचान जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े से हॉल से, जहाँ पे जियान और बाकी के सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे। जियान की ब्लैक कॉर्नर रीजन में वो हाउ से तो मुलाकात हो गई थी, पर जियान जब होजिया को देखता है तो होजिया पिछले 2 सालों से थोड़ी सी मैच्योर दिख रही थी और उसके शॉर्ट हेयर सिग्निफाई करते थे कि वो एक सिंपल वुमन नहीं बल्कि एक हीरोइक वॉरियर है। अब पिछले 2 सालों में सभी के अंदर कोई न कोई चेंज हो चुका था। खैर इतने समय तक दूर रहने के बाद यहाँ पे एक डीप कन्वर्सेशन तो बनती थी। इस पूरी चिट चैट में वो हाउ की वो स्माइल बिल्कुल नहीं गई थी। एंट्री मारते ही पहले कॉम्पिटिशन में जैसे जियान ने वो हाउ, होजिया और वाईशान को हराया था, तब से लगातार वो हाउ जियान की इज्जत करता आया है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा था उसकी वो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होती है। वहीं पे दूसरी तरफ होजिया वो हाउ से अलग थी, क्योंकि जो उसके दिमाग में आता था वो सीधा बोलती थी। खासकर जब जियान अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के ऊपर डाल देता है तो होजिया उसे कोसना बिल्कुल नहीं बोलती है। फिर भी जब वो जियान से दोबारा मिलती है तो हम उसके फेस पे एक एक्साइटमेंट और खुशी को देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो कि चाय को धीरे से सिप करके एक स्माइल के साथ कहता है कि पिछले 2 साल में तुम सबके सब 2 वांग में एंटर कर चुके हो। इस बात के लिए मेरी तरफ से तुम सबको बहुत बहुत बधाई हो। जब ये पूरा ग्रुप पहले मिला था जियान उस समय को याद करता है। उस समय यहाँ के लोगों ने मेनली 2 शिप में एंटर किया था। ये सुन के होजिया एक स्माइल के साथ कहती है कि हम तुमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे रूम में बस होजिया जियान से हल्का सा प्रेशर फील कर रही थी। वो जानती है कि जियान की स्ट्रेंथ ने ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया है। जियान कहता है ये बताओ पान गेट की सिचुएशन कैसी है। जियान का ये सवाल सुन के होजिया के फेस पे एक प्राइड वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहती है ऑफ कोर्स जैसा तुम छोड़ के गए थे उससे काफी अच्छा है। वो हाउ इनर अकेडमी का ऑलरेडी एक एल्डर बन चुका है, वहीं पे मैं भी एक एल्डर बनने की क्वालिफिकेशंस को रखती हूँ, पर किसी न किसी को तो पान गेट को मैनेज करना ही पड़ेगा। इस वजह से मेरे हाल फिलहाल यहाँ से जाने की कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि जब कोई एक बार एल्डर बन जाता है तो उसे स्टूडेंट्स के मैटर में कम से कम इन्वॉल्व होना होता है। तभी हमारा ध्यान जाता है वो हाउ के ऊपर। वो हाउ कहता है जो पुराने मेंबर्स थे उनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, वहीं पे इनका नंबर थोड़ा सा घट गया है और अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारे पास करीब 300 मेंबर्स होंगे। वो हाउ एक स्माइल के साथ कहता है कि पान गेट को ज्वाइन करने के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा हार्श हैं। हर एक नए सीजन में पान गेट 50 नए मेंबर्स से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन तुम इन लोगों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये ज्वाइन करने वाले एकेडमी के सबसे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पोटेंशियल काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वो हाउ की ये बात सुन के जियान भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो एक नोट करने के साथ कहता है कि क्वालिटी क्वांटिटी से काफी महत्वपूर्ण है, और यही तुम्हारा भाई भी कहता है। खैर जियान कहता है जितनी कंडीशंस हार्श होंगी वो लोग उतना ही ज्वाइन करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे और इससे उनका टैलेंट और भी ज्यादा निखर के आएगा। हमारा जियान भी वो पुराना छोटा सा बच्चा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जियान ने ऑलरेडी 2 बड़े फैक्शंस को स्टेबलाइज कर दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है शाओगेट और यान अलायंस की। इस वजह से जियान का एक्सपीरियंस काफी रिच हो गया था। हम देखते हैं जियान को चेयर पे टैप टैप करते हुए, तभी उसके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जियान कहता है कि आखिर कितने पान गेट के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद शाओगेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जियान ने शाओगेट इसलिए क्रिएट ही किया था जिससे पान गेट के भयानक पोटेंशियल को कोई जगह मिल सके, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इनर अकेडमी में एंटर करते थे उनका ट्रेनिंग टैलेंट काफी अच्छा होता है और इस तरीके के टैलेंट को किसी फैक्शन को पूरी ताकत से ग्रूम करना चाहिए। इस समय शाओगेट और पान गेट बिल्कुल कनेक्टेड हैं और पान गेट की वजह से शाओगेट को हर साल नए मेंबर्स मिलेंगे, जिससे धीरे धीरे करके शाओगेट एक बड़ा फैक्शन बन जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि पान गेट ही वो रीजन है जिसकी वजह से शाओगेट ब्लैक कॉर्नर रीजन में इतनी आसानी से ग्रो कर रहा है। अब बारी आ गई थी होजिया की बोलने की। होजिया कहती है ग्रेजुएशन के बाद कई लोग शाओगेट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जब भी पान गेट के नए मेंबर्स रिक्रूट होते हैं तो उन्हें पान गेट और शाओगेट के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बता दिया जाता है, और जैसे ही मेंबर्स में हमारा ट्रस्ट बढ़ता जाता है हम उन्हें शाओगेट को ज्वाइन करने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं तो हमारे पान गेट से हर साल 20 से ज्यादा लोग शाओगेट में एंटर करते हैं। आगे वो हाउ कहता है कि हमारे पान गेट और शाओगेट की रिलेशनशिप को जियान अकेडमी भी सपोर्ट करती है। इस रीजन की वजह से शाओगेट को ज्वाइन करना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। साथ ही में जियान अकेडमी और शाओगेट एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, जिससे इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक दूसरे को सेफगार्ड किया जा सके। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन सुन के जियान की स्माइल और भी ज्यादा ब्राइट हो गई थी और अब उसकी छाती से एक बड़ा बोझ भी कम हो गया था, क्योंकि पान गेट जिस तरीके से काम कर रहा है ये जियान की एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि जब तक पान गेट एग्जिस्ट करता है शाओगेट की स्ट्रेंथ हर साल बढ़ती रहेगी और बहुत ही जल्दी फ्यूचर में शाओगेट से इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई भी नहीं कम्पीट कर पाएगा। जियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है कि पिछले 2 साल तुम पे टफ रहे हैं। हम जियान को दोबारा से सभी को एक बार थैंक यू बोलते हुए देखते हैं। खासकर होजिया और वो हाउ इतने अच्छे से पान गेट का ख्याल नहीं रखते तो जियान के शाओगेट के प्लान्स पे भी पानी फिर सकता था। वहीं पे हमारी होजिया तो एकदम भौं तान लेती है। वो कहती है तुम मुझसे ये फालतू की बातें मत करो, अगर मुझसे तुम थैंक यू कहना ही चाहते हो तो फ्यूचर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम ही संभालो। अब इस चीज को जियान समझता था, लेकिन फिर भी वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि सच में मैं भी यहाँ पे सेफ्टी से रहना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे
कंधे पे काफी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। वो हाउ कहता है हुजिया तो बस यहाँ पे ऐसे ही कंप्लेन कर रही है। अच्छा तुम ये बताओ कि इस बार तुम एकेडमी में कितने दिनों तक रहने वाले हो? इस सवाल के उठते ही सभी के सभी लोगों का ध्यान चला गया था जियान के ऊपर। जियान थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है कि यहाँ पे ज्यादा समय तक तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे हेवनली फ्लेम्स की सर्च में और कॉन्टिनेंट्स में ट्रेवल करना है, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में टाइम लग सकता है। आफ्टर ऑल एक हेवनली फ्लेम को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। जियान के ये शब्द सुनने के बाद शिंगलियन की आंखों में ग्लो आ गया था। वो कहती है हेवनली फ्लेम्स? हाँ। वहीं पे हुजिया अपना सिर हिलाती हुई कहती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी बिजी रहेगी। उसे कुछ याद आता है। वो आगे कहती है कि अब क्योंकि तुम वापस आ चुके हो तो पानगेट के ब्रदर्स से मिलने के लिए भी तुम जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस है और वो सारे के सारे लोग तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ खड़ा हो गया था। जियान कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं आकर उनसे कैसे नहीं मिलूंगा। जब शाओ में जियान को आगे की तरफ जाते हुए देखती है तो हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल को, क्योंकि 2 सालों बाद जियान इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे देखने के बाद ही शाओ में सेफ फील कर रही थी। अभी जियान एक ऐसा सूरज है जो कि अपनी रोशनी से सभी को गरमाहट देता है। खैर जैसा कि प्रॉमिस किया था जियान अपने कई ब्रदर्स को मिलता है, जहाँ पे जियान सभी से खूब गप्पे लड़ाता है। अब सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था कि लोग जियान के कपड़े फाड़ने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें अपने पास एक सुवेनियर बना के रखना चाहते थे, जिस वजह से जियान को वहाँ से जैसे तैसे करके एग्जिट मारना पड़ता है। अब क्योंकि जियान वो हाउ हुजिया और बाकी के सारे मेंबर्स से मिल चुका था तो अब समय हो गया था इनर एकेडमी के एल्डर्स कंपाउंड में जाने का, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर सूचियन उसका वेट कर रहे होते हैं। अभी एल्डर सूचियन अपना सर नीचे करके एक बुक पढ़ रहे थे, लेकिन जब दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। बस सीन ये था कि यहाँ पे जियान की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े कई जगहों से फट चुके थे। एल्डर सूचियन जियान को टीज करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, अब तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम्हारी इस इनर एकेडमी में कितनी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि इतने सालों तक मैंने किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ट्रीटमेंट लेते हुए तो नहीं देखा है। एल्डर सूचियन की बात सुनकर जियान भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। वो पास में ही पड़ी एक चेयर पे बैठ के एल्डर सूचियन से कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपको तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। खैर जियान की बात सुनकर एल्डर सूचियन अपनी स्माइल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एल्डर सूचियन कहते हैं तुम यहाँ पे सिर्फ ब्लेजिंग स्काई की टावर को फिल अप करने के लिए तो नहीं आए होगे, तो आखिर तुम्हारी इस ट्रिप का दूसरा रीजन क्या है? एल्डर सूचियन की आवाज सुनकर जियान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। वो थोड़े से हेजिटेशन के बाद कहता है कि फर्स्ट एल्डर क्या सच में हमारे हेडमास्टर अभी एकेडमी में है नहीं? इसका रिप्लाई करते हुए एल्डर सूचियन कहते हैं कि हाँ, उन्हें घूमने का बहुत शौक है और वो जियानन एकेडमी में पिछले 10 सालों से वापस नहीं आए हैं। अगर कुछ समय पहले उनकी एक न्यूज नहीं मिली होती तो शायद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई हादसा न हो गया हो। ये सुन के जियान एक गहरी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो अपने कपड़ों को हटा के उस डार्क कलर के स्पॉट को दिखाता है। हम इस पॉइजन स्पॉट के अराउंड कुछ लाइंस को देख सकते हैं। इन सारी की सारी लाइंस ने उस स्पॉट को एक केज में बंद कर रखा था। जब जियान के चेस्ट पे एल्डर सूचियन ये स्पॉट देखते हैं तो उनका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें नेचुरली यहाँ पे कुछ समझ में आ गया था। वो एक डीप आवाज में कहते हैं तुम्हें पॉइजन किया गया है? ये सुन के जियान एक डिप्रेशन के साथ हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो एल्डर सूचियन को शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर एक्सप्लेन करता है। जब जियान ने पूरी बात बता दी थी तो एल्डर सूचियन कहते हैं कि एलीट दोजोन, वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि हमारे हेडमास्टर के अलावा अभी एकेडमी में कोई भी दोजोन है नहीं। हमारी एकेडमी में सच में कुछ ओल्ड डीमंस अभी भी रहते हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्ट्रेंथ ने दोजोन में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। अब ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वो इस बड़े से गैप को क्रॉस कर लें, और अगर इस समय भी वो अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ दोजोन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जानन एकेडमी को प्रोटेक्ट करना उनका मिशन है। जब तक जानन एकेडमी के ऊपर कोई ऐसा खतरा नहीं आ जाता है जिससे बात उसके सर्वाइवल पे आ जाए, तब तक वो बिल्कुल अपीयर भी नहीं होंगे और उन्हें कमांड करने की मेरी भी औकात नहीं है। एल्डर सूचियन की बात सुनकर जियान भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। खैर इन पुराने मॉन्स्टर्स से जियान ने भी कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं रखी थी। जब हानफेंग ने लगभग इस जानन एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था तब भी ये ओल्ड डीमंस बिल्कुल अपीयर नहीं हुए थे, तो फिर जियान के पॉइजन को एक्सपेल करने की तो बात ही छोड़ दो। जियान ने गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है कि अगर हमारे पास कोई दोजोन नहीं है तो शायद मेरी हेल्प एक और चीज से हो सकती है। एल्डर सूचियन कहते हैं क्या? हम देखते हैं जियान की आंखों से एक हॉट ग्लो को बाहर आते हुए। जियान कहता है मुझे एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा। लगता है एल्डर सूचियन ने जियान को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि कोई एक नई हेवनली फ्लेम के बारे में इस तरीके से बात कर सकता है ये वो शायद अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इस समय एल्डर सूचियन के फेस पे एक स्टैंड एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहते हैं एक और हेवनली फ्लेम को ढूंढना है। एल्डर सूचियन हेवनली फ्लेम की रेयरिटी को जानते थे। अगर जानन एकेडमी के ऊपर हेडमास्टर का हाथ नहीं होता तो शायद यहाँ पे कोई हेवनली फ्लेम एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्योंकि उनकी हेल्प से इस फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ पे सील किया गया था। एल्डर सूचियन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख जियान और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो ट्राई मारते हुए कहता है कि हाँ, शायद फर्स्ट एल्डर आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस तरीके के ची मेथड को यूज करता हूँ। जो भी इंसान इस ची मेथड को प्रैक्टिस करता है उसे हेवनली फ्लेम को सॉल्व करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है, और अगर मुझे कोई एक और नई हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो मैं शायद इस डीमन पॉइजन स्पॉट को खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियन की तरफ, जो कि अपना सिर हिलाते हुए रिप्लाई करते हैं कि एक हेवनली फ्लेम, तुमने ये शब्द बड़े आसानी से कह दिए, लेकिन इस दुखी कॉन्टिनेंट में तुम्हारे उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा से ज्यादा अट्रैक्शन तो हेवनली फ्लेम का है। बेसिकली अगर इसके बारे में कहीं पे भी रूमर्स फैलते हैं तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भरमार हो जाएगी, और तो और पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में बस फिक्स्ड नंबर
नंबर ऑफ हेवली फ्लेम्स अवेलेबल है, तो उसे ऑब्टेन करने की तो बात ही छोड़ो, बल्कि लोगों ने इसके बारे में पता लगाने में पूरी जिंदगियां निकाल दी हैं। लेकिन जियान अपने डिसीजन पे बिल्कुल अड़ा हुआ था। वो कहता है मैं सिर्फ अभी इसी ची मेथड को प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर एक हेवली फ्लेम को ढूंढना चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, पर मुझे ये स्टेप बिल्कुल लेना ही होगा। इस बार मेरे जियान अकेडमी में आने का कारण भी यही था, जिससे मुझे आपसे एक नई हेवली फ्लेम के बारे में न्यूज मिल सके। आफ्टर ऑल मेरे मास्टर के बाद आप ही वो इंसान हो जिसको इस द्वीकी कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा जानकारी है। अभी हमारे फर्स्ट राइडर सूचियन काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो जियान से कहते हैं तुम अपने टीचर याओ जुंजे से क्यों नहीं पूछते हो, क्योंकि वो भी एक पिल ग्रैंड मास्टर है, तो उनकी हेवली फ्लेम्स की अंडरस्टैंडिंग मेरे से बहुत ज्यादा आगे होगी और मुझे लगता है वो इसके बारे में तुम्हें और भी अच्छे से बता सकते हैं। एल्डर सूचियन की आवाज सुन के जियान की आंखें एकदम श्रंक हो गई थी। वो एक सैड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मेरे टीचर ऑलरेडी हॉल ऑफ सोल के हाथों में है। मेरा पहला रीजन हेवली फ्लेम को ढूंढने का ये है जिससे मैं इस पॉइजन को क्योर कर सकूं, और मेरा दूसरा रीजन जिसकी वजह से मैं एक हेवली फ्लेम को ऑब्टेन करना चाहता हूँ वो ये है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हॉल ऑफ सोल के हाथों से अपने टीचर को रेस्क्यू करना चाहता हूँ। जियान की आवाज सुन के सूचियन का एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे टीचर को हॉल ऑफ सोल ने कैप्चर कर लिया? जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए एक नॉड करता है। एल्डर सूचियन जियान के इस रिएक्शन को समझ पा रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि जाने क्यों इस फैक्शन को इतनी सारी सोल बॉडीज की जरूरत है और ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा छुप के काम करते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वो जियान से कहते हैं कि बार हमारे हेडमास्टर और हॉल ऑफ सोल के बीच में पंगा हो गया था, जिस वजह से हमारे हेडमास्टर और हॉल ऑफ सोल के एक दोजन में फाइट हुई थी। लेकिन इस भयानक फाइट में उस दोजन एल्डर को कोई फायदा नहीं हुआ था। जब जियान एल्डर सूचियन की आवाज सुनता है तो हम उसकी फेस की मसल्स को ट्विच करते हुए देखते हैं। वो कहता है एक दोजन एल्डर। यहाँ पे जियान दोबारा से रियलाइज करता है कि उसकी हॉल ऑफ सोल के सामने स्ट्रेंथ कितनी कम है, क्योंकि दोजन की तो बात ही छोड़ो, जियान के लिए दोजोंग पे जाना भी बहुत दूर है और अगर कोई दोजन क्लास का एक्सपर्ट जियान के सामने आता है तो उसके पास कोई रेजिस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। एल्डर सूचियन एक डीप आवाज में कहते हैं कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मुझे लगता है कि अब तुम भी हॉल ऑफ सोल के एक दुश्मन बन चुके हो। इस वजह से फ्यूचर में तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा और जब तक तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है तुम अपने मास्टर को ढूंढने के लिए बिल्कुल मत जाना, वरना तुम अपने आप को प्लेट में रख के हॉल ऑफ सोल को डिलीवर कर दोगे। क्योंकि हॉल ऑफ सोल की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ है जिसका नाम सुन के हमारे हेडमास्टर का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता था। ये सुन के जियान नोड कर देता है। जियान नेचुरली जानता था कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के कुछ प्रोटेक्टर्स ने जियान की ऐसी हालत कर दी थी। अगर जियान का पाला उनके जोन एल्डर से पड़ जाता है तो फिर जियान के पास दुम दबा के भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तभी एल्डर सूचियन आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर याओ जुंजे के द्वीकी कॉन्टिनेंट में कई फ्रेंड्स हैं और इनमें कई लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। हालांकि ये सारे के सारे लोग तुम्हारी वजह से हॉल ऑफ सोल को अपोज तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनके पास काफी हिडन स्ट्रेंथ है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इनमें से किसी को ढूंढ लो, क्योंकि जब तुम स्ट्रांग हो जाओ तो उनकी हेल्प के साथ अपने मास्टर को रेस्क्यू कर सकते हो। जियान कहते हैं मुझे किसे ढूंढना चाहिए। अब ऑफ कोर्स जो एल्डर सूचियन बोलने वाले थे वो तो बिल्कुल क्लियर था। वो एक रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि फेंग जुनजे। इस नाम को दोबारा सुन के जियान के दिल में एक अलग सा इमोशन आ गया था, क्योंकि इस नाम को जियान ने पहली बार नहीं सुना था। अब भले जियान इस नाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता हो, लेकिन उसे दो चीजों का क्लियरली पता था। पहली चीज की फेंग जुनजे की उसकी टीचर के साथ काफी डीप रिलेशनशिप थी, और ऑफ कोर्स दूसरी बात यह है कि वो एक जेन्युइन दोजोन थे। एल्डर सूचियन कहते हैं तुमने सही सुना फेंग जुनजे, क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर के सबसे क्लोज फ्रेंड है। जब याओ जुनजे अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और जब हानफेंग ये अनाउंस करता है कि उनकी डेथ बस पिल रिफाइनमेंट की वजह से हुई है, तो उस समय भी फेंग जुनजे ने हानफेंग पे विश्वास नहीं किया था। वो याओ जुनजे की तलाश में इस कॉन्टिनेंट में कई सालों तक भटकते रहते हैं और हानफेंग भी इसी बात से डरता था कि किसी दिन अगर फेंग जुनजे को सच मालूम पड़ गया तो उसका पत्ता तो वहीं पे साफ हो जाएगा, और इसी रीजन की वजह से वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में आके बसा था। जब फेंग जुनजे तुम्हारे मास्टर के बारे में सर्च कर रहे थे तो उनकी कई बार हॉल ऑफ सोल से भी फाइट होती है। अब एग्जैक्टली क्या रीजन रहा था ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर तुम उन्हें किसी तरीके से ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए वो भी तुम्हें अपने डिसाइपल के जैसे ट्रीट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट इससे भी आगे चला जाए। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि फेंग जुनजे और याओ जुनजे के बीच में इतनी गहरी रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि इतना एक दूसरे का ध्यान तो कोई खून के रिश्ते वाला भाई भी नहीं रखता है। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम फेंग जुनजे को ढूंढ लेते हो तो ये बात तो क्लियर है कि वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। दूसरा रीजन ये है कि इन पे तुम पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। जियान एक बिटर स्माइल के साथ नॉड कर देता है। वो कहता है ये द्वीकी कॉन्टिनेंट तो सच में बहुत बड़ा है और अगर मैं फेंग जुनजे को ढूंढने जाऊँ तो ये कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। अब इस बात को लेके तो एल्डर सूचियन के पास कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि ये खबर फैला दी जाए कि जियान याओ जुनजे का डिसाइपल है तो फिर फेंग जुनजे का तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ओमनीप्रेजेंट हॉल ऑफ सोल जरूर आ जाएगा। साथ ही में याओ जुनजे के कुछ दुश्मन इस मौके को कैसे चूक सकते हैं। एल्डर सूचियन कहते हैं ये सब तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा और फेंग जुनजे सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन हमारे हेडमास्टर भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और तब तुम्हें हॉल ऑफ सोल की रिवेंज के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सुन के जियान भी हेल्पलेसली हाँ बोल देता है। जियान कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो मुझे फीलिंग है कि मुझे हेवली फ्लेम के बारे में और पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मुझे कोई हेल्प मिलेगी। इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ को
इंक्रीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जियान कहता है फर्स्ट एल्डर मुझे पता है आपके पास काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है और इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में चल रहे इश्यूज के बारे में भी आपको काफी पता होगा, तो अगर आपके पास हेवनली फ्लेम से रिलेटेड कोई भी क्लू है तो प्लीज उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ, क्योंकि भले ही चांसेस कितने भी लो हों लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जियान के पास उस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप फ्रेगमेंट्स भी थे, लेकिन इसके बारे में वो सूचियान को बिल्कुल नहीं पूछता है। अब ऐसी बात नहीं थी कि वो एल्डर सूचियान पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नंबर 3 की हेवनली फ्लेम थी, जिसका अट्रैक्शन सच में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था। जब जियान ने इस मैप फ्रेगमेंट को ऑब्टेन किया था तब मास्टर याओलाओ ने जियान को क्लियरली बताया था कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। इस वजह से जियान ने इस बात को बिल्कुल राज रखा था, जबकि जियान को इसका एक फ्रेगमेंट तो हाइवोदोंग के हाथ से मिला था। यहाँ पे जियान इतना सिंसियर फेस बना के ये सवाल पूछ रहा था कि एल्डर सूचियान भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए थे। वो अपनी चेयर पे बैठ के थोड़ी सी डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। ये प्रोसेस करीब 1-2 मिनट तक चलता रहता है। तभी वो अचानक से कहते कि हाँ मुझे एक चीज याद आई। एल्डर सूचियान की आवाज सुन के जियान का फेस एकदम हीटेड हो गया था। फर्स्ट एल्डर सूचियान कहते हैं क्या तुमने बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में कभी सुना है? ये नाम सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है बर्निंग फ्लेम वैली, क्योंकि ये एक ऐसा नाम था जिसके बारे में जियान पहले भी सुन चुका था। जियान जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को प्रैक्टिस करता था वो स्पेसिफिकली इस फैक्शन से रिलेटेड थी। तभी जियान को याद आता है कि मास्टर याओलाओ ने भी एक बार बताया था कि इस फैक्शन के पास एक हेवनली फ्लेम है। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान की तरफ। वो बताते हैं कि ये वाली हेवनली फ्लेम उनके फैक्शन में काफी पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है और इस तरीके की हेवनली फ्लेम को बोला जाता है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 12 पे रैंक करती है। वहीं पे हम बात करें तो हमारी फॉलन हार्ट फ्लेम से भी थोड़ी सी ऊपर है। अब मुझे इसके यूज के बारे में तो कुछ क्लियरली नहीं पता है, लेकिन ये क्लियरली फॉलन हार्ट फ्लेम से वीक नहीं है। एल्डर सूचियान की आवाज सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो याद करता है कि मास्टर याओलाओ ने भी इस हेवनली फ्लेम के बारे में बताया था, लेकिन वो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में कुछ क्लियर नहीं थे। जियान ये भी समझता था कि बर्निंग फ्लेम वैली की स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है, तो फिर इस सो कॉल्ड 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ऑब्टेन करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। जियान का एक्सप्रेशन देख के एल्डर सूचियान हंसते हुए कहते हैं कि बस यही हेवनली फ्लेम है जिसके बारे में मुझे नॉलेज थी, और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम इसे टारगेट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सारे के सारे बर्निंग फ्लेम वैली के टेम्पर्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एल्डर सूचियान कहते हैं कि अगर उन्हें तुम्हें कैप्चर कर लिया तो सच में तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। ये सुन के जियान एक चिकन की तरह नोट कर देता है, क्योंकि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को बर्निंग फ्लेम वैली का लाइफ ब्लड भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर जियान किसी तरीके से इसे स्नैच कर लेता है तो फिर वो लोग तब तक नहीं मानने वाले जब तक इन दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। बस सीन ये था कि जियान को अपने मास्टर याओलाओ और फादर को रेस्क्यू करने के लिए रिस्क लेना ही था। हम देखते हैं जियान को एक गहरी सांस लेते हुए, जिसके बाद उसके चेहरे पे एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन आ जाता है। जियान आगे कुछ बोल पाता तभी पीछे से एक इंडिफरेंट आवाज आती है। वो कहती है भले 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम हो, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली के द्वारा इसे कंटिन्यूअसली रिफाइन करने की वजह से इसके ऊपर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। जब तक कोई बर्निंग फ्लेम वैली का की मेथड यूज नहीं करता है तब तक अगर वो इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ऑब्टेन कर भी लेता है वो इसे बिल्कुल भी पोजेस नहीं कर सकता है। इस आवाज को सुन के एल्डर सूचियान और जियान दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। हम देखते हैं जियान को मुड़ के अपने हाथ को आगे करते हुए, जिससे एक भयानक सी सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। ये फोर्स इतनी खतरनाक थी कि वो गेट फेट तो टूट ही जाता है, उसके पीछे जो नीले कलर की कपड़ों वाली लड़की थी वो भी आगे आ जाती है और अब उसकी गर्दन जियान के हाथ में थी। जब हमारा ध्यान जियान पे वापस जाता है तो हम उसके चेहरे पे काफी गहरे किलिंग इंटेंट को देख सकते हैं। वो एक डीप चिलिंग आवाज में कहता है क्या तुमने ये बोला था? इस समय जियान इस लड़की को इतनी खतरनाक नजरों से देख रहा था कि हम उसकी आंखों में एक हॉरर को देख सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इस लड़की की, तो ये पान गेट की वही अल्केमिस्ट है जिसका नाम शिंगलेन था। अब भले जियान की किलिंग इंटेंट और उसकी ग्रिप की वजह से उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया हो, लेकिन ये लड़की भी जियान को काफी इंटेंसली देख रही थी। जब जियान इसे आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो कहता है ये तो तुम ही हो, तुम्हारे डिस्कशन के ऊपर ईव्सड्रॉप क्यों कर रही थी? और दूसरी साइड में एल्डर सूचियान भी शुरू में थोड़ी से शॉक में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि लिटिल गर्ल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारे इस बिहेवियर को क्या कहा जाए, क्योंकि ये इनर एकेडमी की काफी इंपॉर्टेंट जगह है, तुम यहाँ पे रैंडमली कैसे आ सकती हो? एल्डर सूचियान की डांट सुन के वो कहती है ग्रैंडपा सू मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी। जिस तरीके से शिंगलेन ने सूचियान को एड्रेस किया था ये देख के जियान भी थोड़ा सा स्टंड रह गया था। जियान कहता है फर्स्ट एल्डर क्या तुम इसे जानते हो? इसका रिप्लाई एल्डर सूचियान एक स्माइल के साथ करते हैं। वो बताते हैं कि ये लड़की तो मेरे क्लोज फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये लास्ट ईयर ही यहाँ पे पढ़ने के लिए आई है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूं। एल्डर सूचियान की बात सुन के जियान भी थोड़ा सा समझ गया था, लेकिन जियान ने अपने हाथों को उसके गले से बिल्कुल नहीं हटाया था। वो एक डीप आवाज में कहता है क्योंकि तुम हमारे ऊपर इतने टाइम से ईव्सड्रॉप कर रही थी तो मुझे लगता है तुमने अपने ऑरे को हाइड करने के लिए किसी पिल को खाया होगा, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ पे अनइंटेंशनली आई हो। तो फिर बताओ एग्जैक्टली तुम्हारा प्लान क्या है? इस समय जियान इतनी खतरनाक तरीके से फोकस कर रहा था कि शिंगलेन का फेस एकदम लाल हो जाता है। वो अपनी दांती मींचती हुई कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे एक पर्पस के साथ आई हूँ और तुम मेरे साथ इतना फियर्स क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं ये भी जान गई हूँ कि तुमने अपनी नजरें उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पे टिका ली हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कोई एक्शन लेते हो तो तुम फालतू में एक बड़े फैक्शन को ऑफेंड कर दोगे। ये सुन के जियान थोड़ा
सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो एक डीप आवाज में कहता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इतनी डिफिकल्टी के बाद उसे इस हेवनली फ्लेम के बारे में पता चला है, तो आखिर जियान इसके ऊपर इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकता है। शिंगलिन तेजी से खांसते हुए कहती है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली में कई हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही है और पास्ट में उसके कई एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर अपने अपने ब्लड इम्प्रिंट छोड़े हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है अगर तुम उनका स्पेसिफिक की मेथड यूज नहीं करते हो, जिसका नाम है ग्रीन प्रोफाउंड सरीन फ्लेम स्केल। तो फिर तुम्हें अगर वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम मिल भी जाती है वो ट्रूली तुम्हारी नहीं होगी। जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो जियान को एकदम हार्ट अटैक आने वाला था। वो कहता है फर्स्ट एल्डर क्या ये कह रही है वो सही बात है? जियान के इस सवाल पे फर्स्ट एल्डर का भी फेस काफी अनसर्टन दिखाई दे रहा था। वो अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं कि इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अगर शिनलैन ने ये बोला है तो ये बात सही होगी। एल्डर सूचियन कहते हैं तभी मैं कहूँ ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम आखिर बर्निंग फ्लेम वैली में इतने टाइम से क्यों एग्जिस्ट कर रही है। सच में इनका प्रिपरेशन मेथड काफी सीक्रेटिव है और लगता है मैंने भी उन्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया है। जब एल्डर सूचियन इस बात पे अपना ठप्पा लगा देते हैं तो जियान का आधे से ज्यादा हार्ट अटैक आ गया था। एल्डर सूचियन को लगता था कि जियान शिंगलैन की बातों पे बिलीव नहीं करेगा। इस वजह से वो शिंगलैन के बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिंगलैन दुखी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन से आती है और उसी एरिया में बर्निंग फ्लेम वैली लोकेटेड है, तो तुम शिंगलैन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। वो जानबूझकर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगी। जियान ने सेंट्रल प्लेन्स के बारे में कभी नहीं सुना था। वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ कहता है सेंट्रल प्लेन्स। अब यहाँ पे एल्डर सूचियन भी ये बात जानते थे तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि दुखी कॉन्टिनेंट के मिडिल रीजन को कहते हैं हम सेंट्रल प्लेन्स और ये रीजन सच में बहुत ज्यादा बड़ा है जहाँ पे काउंटलेस फैक्शंस और एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और इतने सारे एथनिक ग्रुप्स को और कहीं देखना बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से ये दुखी कॉन्टिनेंट का सेंट्रल एरिया भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज तो ये है कि दुखी कॉन्टिनेंट के सबसे पीक एक्सपर्ट्स यहीं से आते हैं और तो और जो तुम्हारी छोटी सी दोस्त है तुम्हें वहाँ पे उसके बैकग्राउंड के बारे में भी मालूम पड़ सकता है। इस समय जो जियान हार्ट अटैक में जा चुका था उसके दिल में दोबारा से एक ठंडक पहुंचती है। जब जियान के दिमाग में वो सुंदर सा चेहरा दोबारा से आता है तो हम देखते हैं उसके फेस पे एक गहरी स्माइल को। इस सिचुएशन से रिकवर होने के बाद जियान का ध्यान जाता है सीधा शिंगलैन के ऊपर। वो अपनी आंखें नैरो करके कहता है तुम्हें और कुछ भी कहना है? सही कह रहा हूँ मैं? जियान के दिमाग में ये डाउट शुरू से ही था क्योंकि शिंगलैन ने बिना किसी कारण से एल्डर सूचियन और जियान की जासूसी तो नहीं करी होगी। जियान को शिंगलैन एकदम पागल तो नहीं लग रही थी, तो शिंगलैन ये क्लियरली जानती होगी कि किसी की बातों को सीक्रेटली सुनना एक टैबू है। अगर उसके पास कोई रीजन नहीं होता तो वो डेफिनेटली ऐसा नहीं करती। अब पता नहीं क्यों जब जियान बार बार शिंगलैन की तरफ देख रहा था तो उसका चेहरा भी एकदम टमाटर जैसा होता जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है क्या तुम सच में एक हेवनली फ्लेम के बारे में जानना चाहते हो? ये सुन के जियान फटाक से हाँ बोल देता है। जियान के एग्री करने पे शिंगलैन थोड़ा सा हेजिटेट करने लगी थी। वो कहती है तुम सबसे पहले इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को भूल जाओ क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली से डेफिनेटली प्रिजर्व करके रखेगी, तो फिर तुम्हें ये मिल भी जाती है तो इसका कोई यूज नहीं है। जियान कहता है तुम्हारे पास कोई मेथड है इसे रिजॉल्व करने का? ये सवाल सुन के शिंगलैन अपना सर हिलाने लगती है। ये सुन के जब जियान दोबारा से इम्पेशेंट होने लगा था शिंगलैन एक स्माइल के साथ कहती है कि इस चीज को रिजॉल्व करने का मेरे पास कोई मेथड नहीं है, लेकिन एक और हेवनली फ्लेम के बारे में मेरे पास क्लू जरूर है। एक ऐसी हेवनली फ्लेम जो कि इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से भी हायर रैंक करती है और तो और जब तक तुम्हारे पास इसे ऑब्टेन करने की एबिलिटी है तुम्हारे इसे स्नैच करने के चांसेस उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से तो बिल्कुल कम नहीं होंगे। खैर जब ये डिस्कशन चल रहा था तो जियान चेयर पे बैठ चुका था, बट जब शिंगलैन की ये बात सुनता है तो हम देखते हैं उसे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़े होते हुए। वो एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है एक नई हेवनली फ्लेम। अब इतने एक्साइटेड एक्सप्रेशन से शिंगलैन भी थोड़ी सी डर गई थी। हम देखते हैं उसे कुछ स्टेप्स को पीछे लेते हुए। शिंगलैन एक नर्वसनेस के साथ कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि क्या तुम एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो या नहीं। जब जियान नोड कर देता है तो शिंगलैन की आंखों में एक चमक आ गई थी। देखने से तो ऐसा लग रहा है उसका वो टेंस्ड एक्सप्रेशन भी अब रिलैक्स हो चुका है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें एक नई हेवनली फ्लेम के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। इससे आगे हेजिटेट करने का जियान के पास टाइम नहीं था। वो कहता जल्दी बताओ। हम देखते हैं शिंगलैन के एक्सप्रेशन को दोबारा से टेंस होते हुए। वहीं पे उसकी आवाज काफी ज्यादा एंग्शियस लग रही थी। वो कहती है तुम्हें मेरे क्लैन को दोबारा से पिल टावर की एल्डर सीट में वापस ले जाना होगा। जियान कहता है पिल टावर? अभी उसने अपनी आंखें थोड़ी सी नेट कर ली थी। जियान जानता था कि ये पूरा फैक्शन बस एल्केमिस्ट से बना हुआ है और इसकी पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में काफी वैल्यू है। जियान को एग्जैक्ट रैंकिंग के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन वो समझ पा रहा था कि एक एल्डर सीट को पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्श रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। अब पिल टावर जैसे बड़े फैक्शन की वजह से जियान के फेस पे भी एक हेजिटेशन फ्लैश हुई थी। वहीं पे साइड में खड़े एल्डर सूचियन का एक्सप्रेशन भी ये बात सुन के चेंज हो गया था। वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि शिंगलैन यहाँ पे फालतू की बातें मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारा क्लैन दोबारा से पिल टावर की एल्डर सीट पे पहुंचना चाहता है इसे पॉसिबल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? क्योंकि भले ही जियान अभी लेवल 6 का एल्केमिस्ट हो, लेकिन इस क्वालिफिकेशन के साथ भी जियान के लिए ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हें पिल टावर की हार्श कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर किसी एल्केमिस्ट का लेवल 7 तक नहीं पहुंचता है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत लो होते हैं, लेकिन एल्डर सूचियन की बात का शिंगलैन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। शिंगलैन कहती है कि मैं ये जानती हूँ लीडर के करंट लेवल को देख के ये चीज भले भी पॉसिबल ना हो, लेकिन इनका टैलेंट बाकी के लेवल 6 के एल्केमिस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक है और तो और इस तरीके के टैलेंट को पिल टावर में भी देखना बहुत मुश्किल है। और अगर लीडर पूरी कोशिश करते हैं तो
ऐसी बात नहीं है कि मेरे क्लैन के कोई चांसेस ना हो। वो जियान की तरफ देख के कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम के बारे में क्लू दूंगी। अब शिनलैन के इस नर्वस एक्सप्रेशन के सामने जियान भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया था, क्योंकि पिल टावर को लेकर जियान के दिल में भी एक रिस्पेक्ट थी, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल को छोड़ दिया जाए तो जियान की अभी तक की जानकारी में ये सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्शन है और ऐसी जगहों में एक्सट्रीमली इंटेंस कंपटीशन तो होगा ही। अब हालांकि जियान को अपने पिल रिफाइनमेंट के टैलेंट पे काफी ज्यादा गर्व है, लेकिन पिल टावर जहाँ पे सारे के सारे एल्केमिस्ट इकट्ठे होते हैं वो सच में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अगर जियान के हिसाब से इसकी डिफिकल्टी को कंपेयर किया जाए तो जितने जियान के इस कंपटीशन को जीतने के चांसेस हैं उतने ही जियान के हॉल ऑफ सोल से जिंदा वापस लौटने के चांसेस हैं, जो कि ऑफ कोर्स 0 के काफी करीब है। शिनलैन के सामने जियान इतने समय तक साइलेंट रहा था कि वो बेचारी वो अपने ऊपर भी विश्वास खो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो फाइनली वहाँ से वापस जाने वाली थी तभी हम देखते हैं जियान को एक गहरी सी सांस लेते हुए। जियान कहता है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं तुम्हारे क्लैन को पिल टावर में एल्डर सीट दिला पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस तो कर ही सकता हूँ। अगर तुम मुझे हेवनली फ्लेम के क्लू प्रोवाइड करती हो तो मैं भी तुम्हारे उस क्लैन के गोल को अचीव करने में पूरी हेल्प करूंगा। जियान के ये शब्द सुनते ही शिनलैन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है और अब उसकी आंखों में कुछ आंसू भी आ चुके थे। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उसका ये एफर्ट काम करने वाला है, लेकिन उसने एटलीस्ट अपनी क्लैन की एक होप को ढूंढ लिया था। हम देखते हैं शिनलैन को एकदम चिकन की तरह नोड करते हुए। ये देख के हमारी जियान के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। वो अपनी एंजाइटी को दबा के कहता है कि अगर ये बात क्लियर हो गई है तो तुम्हें मुझे इस हेवनली फ्लेम के क्लू के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस क्लू को जज करके ही मैं बता पाऊंगा कि मुझे एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं। और आखिर शिनलैन जियान के साथ कौन कौन से राज शेयर करने वाली है ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि जियान अपने लिए नए विंग्स को कैसे रिफाइन करेगा और ऑफ कोर्स उसमें तुम्हें कुछ सरप्राइजेस भी जानने को मिलेंगे। वैसे तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही में तुम अपने सजेशंस को भी शेयर कर सकते हो और जो लोग नए आए हो वो उस लाल बटन को दबा के हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा भाई ऐसे मजेदार एपिसोड्स को लेके आएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर अगर तुमने इससे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के रिलीज होते ही आपको वो राइट साइड में मिल जाएगा। सो डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।